छात्र छात्राओं, वर्तमान में आप लोग कोरोना जैसी महामारी से काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकार ने भी इस विषय में विचार किया और देश के सभी अध्यापकों को यह निर्देश दिया है कि वो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत छात्रों को पढ़ाने का प्रयास करें। इसी अनुक्रम में आज हम आपको भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर महत्वपूर्ण जानकारियां देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार हर वर्ष आगामी वर्ष के लिए माह फरवरी के महीने में बजट प्रस्तुत करती है। हालांकि भारतीय संविधान के अंतर्गत बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द आया है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत हर वर्ष राष्ट्रपति की ओर से भारत का वित्त मंत्री आगामी वर्ष के लिए लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। अब हम आपको ये बताएंगे कि बजट कितने भागों में होता है। बजट 2 भागों में बटा हुआ होता है। बजट के एक भाग में आय का विवरण होता है तथा दूसरे भाग में व्यय का विवरण होता है। भारत का वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने के पहले विभिन्न विभागों से अनुमानों के आधार पर ये देखता है कि कोई नया कर लगाना है या पुराने करों की दर को बढ़ाना है या उसे कम करना है। इस संबंध में वो एक सुझाव तैयार करता है। इस सुझाव को तैयार करने के पश्चात वह इस सुझाव को मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करता है और मंत्रिमंडल के सुझावों के अनुसार ही वित्त मंत्री बजट को अंतिम रूप प्रदान करता है। बजट बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार के अनुमानित व्यय होंगे। व्ययों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक व्यय जो संचित निधि पे भारित होते हैं और दूसरा अन्य सरकारी व्यय होते हैं जिसके लिए संसद में मतदान कराया जाता है। संचित निधि पे भारित व्यय के प्रश्न पर संसद में किसी प्रकार का कोई मतदान नहीं किया जाता है। अब आपको जानना है कि संचित निधि क्या है। तो संचित निधि ऐसा कोष होता है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं। इस निधि से भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वेतन, भत्ता, पेंशन इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पे है उनका भी भुगतान संचित निधि से किया जाता है। इसके अलावा ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किए गए, इन सभी का भुगतान जो हमने आपको बताया संचित निधि से किया जाता है। इसके अलावा अन्य सरकारी व्यय जो होते हैं उनके लिए संसद में मतदान के लिए ये रखे जाते हैं। इनके उदाहरण के रूप में कुछ हम आपको बता रहे हैं। एक तो अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 में ये कहा गया है कि इस प्रत्येक अनुदान की मांग राष्ट्रपति की अनुमति से ही की जाएगी। इसी तरीके अनुच्छेद 115 में ये बताया गया है कि यदि किसी योजना या परियोजना के लिए बजट में निर्धारित की गई राशि से अधिक की आवश्यकता होती है
और उस सेवा के लिए प्रदान की गई राशि से अधिक धन व्यय हो गया हो तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस अतिरिक्त धन को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करवाएगा और उस पर मतदान भी करवाया जाएगा। अगर मतदान पक्ष में है तो उसे मान लिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा उदाहरण इसका लेखानुदान है या वोट ऑन अकाउंट। विशेष परिस्थितियों में जब अनुच्छेद 113, 114 के अंतर्गत बजट की प्रक्रिया पूरी करने में अगर सरकार सक्षम नहीं है तो संसद सरकार को अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लेखानुदान के रूप में वित्तीय कामकाज निपटाने के लिए धन प्रदान करती है। इसके अलावा अधिक अनुदान, प्रत्यानुदान, यदि सरकार को व्यय के लिए धन की शीघ्र आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में वह प्रत्यानुदान की मांग करती है। इसके अलावा अपवादानुदान है। यह सरकार किसी विशेष एवं निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुदान की मांग प्रस्तुत करती है, जिसे अपवादानुदान कहते हैं। इसी तरीके अधिक अनुदान एक उदाहरण है। जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर या उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक धन व्यय हो गया हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अधिक अनुदान की मांग लोकसभा में रखवाता है। इस तरीके हमने बजट से संबंधित आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आशा है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।